नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम 5 टॉपिक्स जो हमने न्यूज़पेपर से लिए होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और हर टॉपिक के साथ उसका प्रश्न भी हम देखते हुए चलते हैं। यानी कि पहले चीज़ों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और फिर साथ के साथ ही उस प्रश्न को सॉल्व करके ये भी जान लीजिए कि कितना आपने जाना है, कितना आपने पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्क्रीन पर एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये देखिए 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। शाम को 6:30 बजे आपकी क्लासेस होंगी। यहाँ पर आपको क्लासेस न केवल ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होंगी बल्कि आप लाइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट sanskritIAS.com को भी विजिट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। देखिए, पहली फिशिंग कैट जनगणना हुई है चिल्का लेक में, क्योंकि ये दुनिया में अपने आप में पहली हुई है। पहली इन द सेंस ऐसा नहीं है कि फिशिंग कैट के बारे में पहली बार हमने गिनती की है। दरअसल किसी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर हमने फिशिंग कैट की जनगणना पहली बार की है और ये दुनिया में क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बार के पेपर में भी आपने देखा होगा कि जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उससे मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईजी तो नहीं ही पूछे गए। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन हमें बहुत ढंग से करने की जरूरत है। तो आइए इस टॉपिक को आधार बनाते हुए चीजें समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस डन इन चिल्का, राइट। ये एक आर्टिकल आया था और यहाँ पे बताया गया है कि इस लेक में करीब 176 जो है इस स्पीसीज की आप कह सकते हैं जो नंबर है वो मिले हमें 176। याद रखने की जरूरत नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। देखिए करीब 150 कैमरा ट्रैप जो है यहाँ पर एम्प्लॉय किए गए थे। लगातार 30 दिनों तक सर्वे किया गया था। उसके बाद कुछ फाइंडिंग्स हमारे सामने निकल कर आई है। तो जब बात आती है कि फिशिंग कैट की जो है जनगणना की गई है तो सबसे पहले तो हमें फिशिंग कैट क्या है यही पता हो तब तो हम टॉपिक को समझेंगे ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फिशिंग कैट क्या होते हैं। तो देखिए ये मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाई जाने वाली बिल्ली की एक मुख्य प्रजाति है। किसकी है? कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली की तो मुख्य प्रजाति है और जनरली कहाँ मिलती है? तो आर्द्र भूमि वेटलैंड वाले एरिया में मिलती है। इनका जो प्रिय भोजन है, जो मुख्य भोजन है वो मछली है, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया है फिशिंग कैट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज इनके बारे में बस ध्यान रखनी है, जो सामान्य बिल्लियां होती हैं, जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, उनसे ये सामान्यतः आकार में दोगुनी होती हैं। इतना बताओ, क्योंकि एक स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी पूछ सकता है कि भाई जो घरेलू बिल्लियां होती है उससे फिशिंग कैट का आकार जो है कम होता है, लेकिन नहीं, ये कितना होता है? लगभग दुगना होता है, मतलब ये बड़ी होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें वर्ल्ड के लेवल पर तो दक्षिण और जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वहां पर देखिए ये मिलती है। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो गंगा यमुना का सुंदरबन वाला एरिया है, उड़ीसा में जो ब्रह्मपुत्र महानदी वाला एरिया है और इसके साथ आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के जो डेल्टा वाला एरिया है वो इनका प्राकृतिक आवास होता है। ज्यादातर ध्यान रखिएगा ये आर्द्र भूमि क्षेत्रों में ही मिलती है। तो इसलिए देखिए नदी वाला जो पूरा डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ थोड़ा वेटलैंड टाइप का इकोसिस्टम होता है वहाँ ये भारत में भी मिलते हैं, राइट। इसके बाद देखिए ये फिशिंग कैट प्रोजेक्ट ये क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। फिशिंग कैट के बारे में तो हमें पता ही चल गया। तो देखिए द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट ये 2010 से ही प्रचलित है और ये दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली अनुसंधान और संरक्षण परियोजना है। यानी कि 2010 से लगातार ये परियोजना चली आ रही है, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में भारत के 2 राज्यों में कहाँ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये परियोजना काम कर रही है। अब जब नाम आ गया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा कि 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल का राज्य पशु देखिए घोषित किया गया था। स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल 2012 में इसको घोषित किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। इतना हम समझ गए। अब
फिशिंग कैट समझ लिया, प्रोजेक्ट इनके बारे में समझ लिया, जनगणना हुई है चिल्का लेक में, तो चिल्का झील के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है, और ये दया नदी के मुहाने पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा तटीय लेगून, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लेगून है ये, ठीक है। और जो कलचई मंदिर है वो उसके एक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं फिशिंग कैट की, इस तरह की ये दिखाई देती है। पिक्चर देखने से थोड़ा सा याद रहता है ना। चलिए इसके बाद देखिए जो नलबाना पक्षी अभयारण्य है, ये देखिए इसी लेक पर स्थित है, और शीतकाल के दौरान बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो दुनिया के अलग अलग स्थानों से यहाँ पर देखिए आते हैं, और प्रवासी पक्षियों को ये आकर्षित करता है बेहद बड़े रूप से। इसके अलावा बहुत सारे पौधे और जानवरों की संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर मिलती है। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फ्योना है, काफ़ी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं भरा पूरा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, वो मुख्यतः मिलती हैं, और चिल्का झील जो है इरावदी डॉल्फिन्स के लिए ही जानी भी जाती है। इरावदी डॉल्फिन्स की अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो यह है संकटग्रस्त, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैव विविधता में इसके महत्व को देखते हुए 1981 में इसको एक रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। तो रामसर स्थल भी है चिल्का लेक, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ तक हमने समझा कि फिशिंग कैट की देखिए जनगणना हुई है, राइट, इसको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम इस पर एक प्रश्न पर जो है विचार कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ते रहूंगी आपने अपनी माइंड में भी उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखिए इसे पश्चिम बंगाल का राज्य पशु घोषित किया गया है, तो स्टेटमेंट तो ठीक है, हमने अभी पढ़ा 2012 में इसको स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल घोषित किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रकृति संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसकी रेड लिस्ट में इसे निकट संकटग्रस्त, ठीक है, इसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब वी डोंट नो भाई, हमने ये भी पढ़ा नहीं तो हमें ये पता नहीं। फिर कह रहा है ये प्रमुख रूप से नदी घाटियों, दलदली भूमि, मैंग्रोव, बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हमने अभी कहा जो आर्द्र भूमि स्थल होते हैं वहां पर ये मिलती है, और भारत में भी हमने देखा जो नदी डेल्टाई रीजन थे वहां पर ये पाई जाती है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा तो ठीक है, तो पहला और तीसरा हमारे आंसर में आना ही आना चाहिए। तो देखिए पहला और तीसरा ए में आ रहा है और यहाँ पर देखिए डी में आ रहा है, इसका मतलब जो आपका ये बी और सी है ये तो आंसर नहीं होगा। अब हमें इन दो में से खेलना है। मान लीजिए ये आपको नहीं पता है, हालांकि मैं बता दूंगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि चिल्का लेक में भी इनकी जो प्रजाति है वो 176 समथिंग है, और वर्ल्ड में भी हमने देखा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये मिलते हैं, और इंडिया में भी हमने देखा पूर्वी घाट वाला जो रीजन है ये वहीं पर मिलते हैं। तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा तो ये फैले हुए नहीं है। तो निकट संकटग्रस्त मतलब नियरली थ्रेटन्ड, थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब इतना आसान तो नहीं होगा जब 2010 से इनके संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। तो अगर एक सेंस लगा सके, मतलब मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, तो आप इसको गलत मान सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्नों में हमें याद हो तभी ये हल हो पाते हैं, लेकिन मरता क्या ना करता वो वाली स्थिति अगर आ जाए तो ये गेस लगाया जा सकता है, राइट। तो देखिए ये एंडेंजर्ड है, ठीक है, निकट संकटग्रस्त नहीं है, एंडेंजर्ड है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान। ये देखिए न्यूज़ में एक बहुत बड़ा आर्टिकल लगभग पूरा पेज कवर किया हुआ था, द हिंदू में आया था, जिसमें ये लिखा हुआ था द स्टेटस ऑफ eVTOL सून टू बी रियलिटी, ठीक है। और पूरा का पूरा उन्होंने बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है बेसिकली वे होते क्या है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान, थोड़ा नाम से डराइव करने की कोशिश करते हैं, पढ़ेंगे तो बाद में। इलेक्ट्रिक यानी कि कहीं ना कहीं इसको जो पावर मिलती है वो किससे मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। इसका इंजन जो काम करेगा वो कहीं ना कहीं बैटरी पर काम करेगा, क्योंकि बैटरी से बिजली मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, यानी कि इसके अंदर जो लैंडिंग होगी और जो टेक ऑफ होगा वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि सीधे के सीधे ही ये उठ जाएगा और सीधे के सीधे ये नीचे आ जाएगा। अगर एयरप्लेन की बात करें तो वो देखिए ऐसे सीधे चलता है, फिर वो धीरे 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 है
एंड देन फिर वो इस तरह से स्टेबल होता है। ये तरीका होता है एयरप्लेन जब अपना, आपने देखा होगा, ऊपर उड़ता है। लेकिन अगर आपने कभी हेलीकॉप्टर को ध्यान में देखा होगा तो हेलीकॉप्टर सीधे के सीधे ऐसे जो है नीचे उतरते हैं और सीधे के सीधे ही वो ऊपर उठते हैं। तो इसको देखिए वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ बोलते हैं। मतलब हम एक ऐसे विमान की बात कर रहे हैं, पहली बात तो बिजली से उसको पावर मिलती होगी, दूसरा वो हेलीकॉप्टर की तरह जाता होगा, हेलीकॉप्टर की तरह आता होगा। इतना तो नाम से ही हमें पता चल गया। अगर ये आप तरीका आपने विकसित कर लिया ना तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने में आपको मदद मिलेगी। मैं आपको कभी ना एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि इस बार के पेपर में अगर सिर्फ आपको नाम पता हो तो उससे एक क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से निकल सकता था, अगर आपको कुछ ना भी पता हो तब भी। तो आइए देखते हैं। सरकार दरअसल eVTOL जो है ऐसे विमानों को भारत में लाने के लिए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने की संभावनाओं को तलाश रही है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्टिव होकर गवर्नमेंट इसके बारे में सोच विचार कर रही है। ठीक है, अब ये एयरक्राफ्ट होते क्या है? ये सीधे ऊपर और नीचे टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। ये दरअसल हवाई टैक्सी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको एक पूरा का पूरा अगर ऐसे एरोप्लेन वाली लैंडिंग होती है तो आपको पूरा एक रनवे चाहिए होता है, लेकिन आपने देखा है हेलीकॉप्टर के लिए कभी रनवे नहीं चाहिए होता है ना। तो इसका मतलब अगर लोगों को टैक्सी की सुविधा हमें देनी है तो हमें ऐसा कुछ वाहन बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ना पड़े, कोई रनवे वगैरह ना बनाना पड़े। भाई सिटीज तो पहले से इतने कंजेस्टेड है, वहाँ तो वैसे ही जगह नहीं है, वहाँ पे तो वैसे ही हमें चाहिए कि यार जब सड़कों पे इतना जाम है, हवा के माध्यम से हम इधर उधर चले जाए, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक ऐसे विमान बनाने हैं जो पहले से जो कुछ बना हुआ है उसी के साथ अपने आप को समायोजित कर ले। तो मान लीजिए आपकी छत है, छत पर काफी बड़ा खुला एरिया है, तो वहां पर एक छोटा सा प्लेन आ जाए, आपका ऑफिस जाने का टाइम है 10 बजे, 10 बजे एग्जैक्टली आपको पिक कर ले और वहां से आपको उड़ाकर सीधे आपकी ऑफिस की छत पर ले जाकर उतार दे। तो बेसिकली ये वर्टिकल अगर लैंडिंग एंड टेक ऑफ कोई कर सकता है उसी के द्वारा हो सकता है, क्योंकि उसको रनवे की जरूरत नहीं है। अगर ये बिजली से चलता है तब तो और अच्छी बात है, बैटरी को चार्ज किया, प्लेन में लगाया, प्लेन ने अच्छा खासा अपना काम कर दिया। तो हवाई टैक्सी, इसीलिए ये वर्ड आया है कि हवाई टैक्सी के रूप में ये काम कर सकते हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए शहरी हवाई गतिशीलता में एक क्रांति इनके द्वारा लेकर आई जाएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सोचने में कितना अच्छा लगता है कि आप अपने ऑफिस के लिए हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं, यू नो। चलिए, ये क्या कह रहे हैं कि यात्रियों को उनके अपार्टमेंट ब्लॉक की छतों से ले लेंगे, शहर भर में उनके जो कार्यालय है, मनोरंजन के जो केंद्र हैं, वहां तक उनको छेड़ देंगे। अगर चेन्नई की एक प्रोटोटाइप की बात करें तो चेन्नई में 2 वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा एक विकसित किया जा रहा है ई प्लेन कंपनी का इलेक्ट्रिक विमान। ठीक है, ये 2 यात्रियों को ले जा सकता है, जैसे एक टैक्सी में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, और करीब आधे किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। एक बार चार्ज करने पर ये 15 से 20 जो है राउंड ले सकता है और कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार आपने चार्ज कर लिया और दिन भर लोगों को आप उनके घरों की छतों से ले रहे हैं और घरों की छतों पे छोड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना मजा आ रहा है। आप सोचिए आप यूपीएससी के एग्जाम देने जाए और आपको एक प्लेन आके लेने आ जाए और आपके सेंटर पे आपको छोड़ दे, तो मन तो वैसे ही खुश हो जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेके देखिए काम चल रहा है और सरकार अभी चाहती है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंडिया में जो एस्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इन पर विचार कीजिए, ध्यान से एकदम प्यार से करेंगे। क्या कह रहा है, इसमें जो टेक ऑफ हो रहा है वो लंबवत रूप से होता है और साथ ही क्या है, विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस स्टेटमेंट को अगर मैंने आपको ना पढ़ाया होता और आपने सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग से डराइव किया होता तो क्या स्टेटमेंट ठीक नहीं हो गई? जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, नाम से ही उत्तर निकल जाता है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, कम से कम यूपीएससी में तो जरूर रखा है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें एक या एक से अधिक द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों का जो है उपयोग किया जा सकता है। चलिए भाई देख लेते हैं किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद क्या कह रहा है, ये विमान नियमित ट्रिटोल्टर विमान से जो होते हैं भिन्न होते हैं, तो राइट, उनसे ये अलग होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये भी स्टेटमेंट ठीक है और ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इन 2 स्टेटमेंट को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी जो है इसका आंसर
हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले अगला टॉपिक देख लेते हैं। क्या कह रहा है, मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज, इनको ट्रैक करने की एक परियोजना चल रही है, ठीक है। इसके बारे में देखिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। इसमें बताया गया था कि एक प्रोजेक्ट है जो ट्रैक करेगा स्मॉल फिशिंग वेसल्स को, और ये पेंडिंग पड़ा हुआ है कब से, 26/11 का जो हमला हुआ था तब से। देखिए 26/11 का जब हमला हुआ था तो ये पता चला था कि दरअसल जो आतंकवादी आए थे वो पानी के रास्ते से आए थे और मछुआरों के रूप में आए थे। तो उस टाइम से एक प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई कि जो छोटे छोटे बोट्स होते हैं मछली पकड़ने वाले, उनको ट्रैक किया जाए, पता चले कौन सा हमारा है, कौन सा किसी और का है, कौन हमारे एरिया में आ गया है। तो उस टाइम पे इस परियोजना को देखिए परिकल्पित किया गया था, लेकिन आज तक ये क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये फिर से न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो क्वाड ग्रुप है, ठीक है, क्वाड ग्रुप हमें पता ही है कौन कौन सी कंट्रीज है, उसमें 4 कंट्रीज है। कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। तो क्वाड ग्रुप क्या चाहता है कि दरअसल एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जाए जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है इंडो पैसिफिक में, उसको क्या है, ट्रैक कर सके, ठीक है। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि किया जाएगा, लेकिन भारत में तो इस तरह का प्रोजेक्ट काम चल रहा था बट पेंडिंग पड़ा है। तो ये सारी जो भी चीज़ें थी इसकी वजह से न्यूज़ में। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। जो क्वाड ग्रुपिंग है उसने टोक्यो शिखर सम्मेलन में डार्क फिशिंग को या डार्क शिपिंग को, डार्क शिपिंग मतलब छुपी हुई फेक शिपिंग, जो आपको ये एहसास दिलाती है कि वो आपके ही लोग हैं लेकिन वो होते कोई और है। तो इस तरह की डार्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए एक महत्वाकांक्षी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल की जो है उसने घोषणा की है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये किस चीज़ से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा, क्वाड ग्रुपिंग इंडो पैसिफिक में डार्क शिपिंग को रोकने के लिए जो एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है उसका नाम ये है। तो इससे भी एक प्रश्न जो है बन सकता है। आगे देखते हैं, जो क्वाड ग्रुपिंग है वो इंडो पैसिफिक में अवैध यानी कि इलीगल, गैर रिपोर्टेड यानी कि अनरिपोर्टेड और अनियमित यानी कि इरेगुलेटरी, तो IUU, ठीक है, ऐसे जो मछली पकड़ने वाले उनको ट्रैक करने से संबंधित जो है प्रयास कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो देश भर में, हमारे इंडिया में मछली पकड़ने वाले जो छोटे जहाज होते हैं जो 20 मीटर से कम के होते हैं। भाई छोटे जहाज कितने छोटे, कोई एक वो तो होना चाहिए ना उसका, आप कह सकते हैं पैमाना, तो 20 मीटर से कम जो होते हैं, इसके लिए उपग्रह आधारित वाहन निगरानी प्रणाली यानी कि VMS, ठीक है, इसे स्थापित करने का जो महत्वाकांक्षी प्रयास है वो अभी भी क्या है, रोल आउट किया जाना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सिग्निफिकेंट करने के लिए पिक्चर आपको दिखाई हुई है। अच्छा, बड़े जहाजों की बात करें तो भारत में ऑलरेडी एक प्रणाली है, यानी कि बड़े जहाजों को तुम ट्रैक कर पा रहे हैं। कौन सी है, स्वचालित पहचान प्रणाली, ऑटोमेटिक जो आपकी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसको 26/11 के बाद 20 मीटर से ऊपर के जो भी जहाज थे उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। भाई बड़े जहाजों को तो ये लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन पे तो है, लेकिन भाई जो मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज होते हैं उन पे जो ये VMS लगाने की बात हम कर रहे थे जो भी नहीं हो पाई है, ये देखिए AIS से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, AIS क्या है, एक प्रसारण मोड है, यानी कि इससे चीजें लगातार ट्रांसमिट होती रहती हैं, ठीक है, और कोई भी इनको रिसीव कर सकता है। तो ये ऑटोमेटिक, नाम में ही देखिए स्वचालित है, तो ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। जबकि वही जो VMS है वो क्या एक सुरक्षित प्रणाली है, और जब तक डाटा नहीं दिया जाता तब तक इसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। VMS बेसिकली क्या है, सैटेलाइट बेस्ड एक आप कह सकते हैं ट्रैकिंग करने वाला सिस्टम है। तो जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको रिसीव करने के लिए जब तक आपको एक पर्टिकुलर डाटा नहीं दे दिया जाएगा तब तक आप इसके सिग्नल्स को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मोर सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए VMS में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, ट्रांसमिट करता है, जो एक उपग्रह के माध्यम से डाटा को क्या है, रिले करता है, डाटा को सेंड करता रहता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर मतलब आपका ट्रांसमीटर हो गया एक तरीके से, ठीक है, समझ सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि भैया ये तो हुई ट्रैकिंग सिस्टम की बात। अब जब हम फिशिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिशिंग से संबंधित क्या कुछ नियम कानून है और भारत ने क्या उनको साइन वाइन किया है या फिर नहीं। तो देखिए जो ये IUU फिशिंग होती है, कौन सी IUU मतलब कि जो आपकी इलीगल है, अनरेगुलेटेड है, अनआइडेंटिफाइड है, इस फिशिंग को मैनेज करने के लिए मुख्य रूप से 2 नियम है। पहला कौन सा है, केप टाउन एग्रीमेंट,
CTA, और दूसरा क्या है, एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर्स, ठीक है। और भारत ने अब तक इन दोनों में से किसी भी समझौते को साइन नहीं किया है। तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें इसके अंदर मिली। एक स्टेटमेंट ये भी बन सकती है कि भाई 20 मीटर से ऊपर वाले वाहनों पर कुछ भी नहीं करना है, लेकिन 20 मीटर से छोटे वालों पर मैंडेटरी है। ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्या कुछ सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बन के आ सकती है एग्जाम में आपके सामने, कि भाई जो आपकी फिशिंग को रेगुलेट करने वाला केप टाउन एग्रीमेंट है, भारत उसका क्या है, सिग्नेचरी है। ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। या फिर कई बार वो पूछ सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर्स है, ये किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी स्टेटमेंट एक छोटी सी स्लाइड से ही बन सकती है, ठीक है। तो इतना आप जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है, उपग्रह आधारित वाहन निगरानी प्रणाली VMS में एक ट्रांसपोर्टर होता है जो उपग्रह के माध्यम से डाटा को रिले करता है। ये तो हमने अभी पढ़ा। वैसे भी देखिए नाम क्या कह रहा है, उपग्रह आधारित वाहन निगरानी प्रणाली। अगर सैटेलाइट बेस्ड कोई सिस्टम है तो उसमें कोई ट्रांसमीटर, कोई रिसीवर, कोई ट्रांसपोर्टर ये तो लगा ही होगा ना। भाई डाटा को आप रिले कैसे करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से करते हैं। तो उस कॉमन सेंस से भी ये स्टेटमेंट क्या है आपकी ठीक हो जाती है। फिर ये क्या कह रहा है कि भारत में मछुआरों के लिए ट्रांसपोर्टर स्थापित करना अगर अनिवार्य हो, इस हेतु कोई कानून नहीं है। अभी हमने आर्टिकल पढ़ा कि भाई भारत में सिस्टम रोल आउट नहीं हो पाया, मतलब कोई ऐसा कानून होगा ही नहीं कि मछुआरों को बाध्य किया जा सके। भाई तभी तो कोई चीज़ नहीं हो पाई है। लॉ अगर होता तो वो काम हो गया होता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई कानून नहीं है। ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। दरअसल मछुआरे 2 कारणों की वजह से इस ट्रैकिंग सिस्टम को अपनी बोट्स पर लगाने नहीं देना चाहते। पहला, वो नहीं चाहते अगर वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जाके फिशिंग करते हैं जहाँ पे रोक लगती है, तो वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो कुछ रीजंस है। दूसरा क्या है, जो फिशिंग है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी तत्काल में पड़ा हुआ है। तीसरा ये कह रहा है, भारत अब तक बंदरगाह राज्य उपायों पर समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि भारत 2 एग्रीमेंट है, दोनों में से एक का भी सिग्नेचरी नहीं है। तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक हो जाती है, राइट। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, D इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। क्या इसमें दिखाया हुआ है कि नदियों में प्रदूषण, एक CSC जो कि एक NGO है, इसकी एक रिपोर्ट आई है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ था कि रिवर्स फेसिंग हैवी पोल्यूशन, ये CSC ने कहा है। वो क्या कह रही है, हैवी टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि लेड, आयरन, निकल, ये सारे के सारे अलार्मिंग लेवल पर जो है पहुँच चुके हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि भारत में अगर हर 4 नदी निगरानी स्टेशनों में से बात की जाए तो 3 के अंदर सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी जहरीली धातुओं को खतरनाक स्तर पर देखा गया है। वहीं बात की जाए जो 17 नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, उनमें 2 या अधिक जहरीली धातुओं का उच्च स्तर हमें मिला है। यानी कि जितनी भी ये हैवी मेटल्स हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा किसी न किसी नदी में मिली ही मिली है। फिर ये क्या कह रहा है, अगर गंगा के 33 निगरानी स्टेशनों की बात करें तो 10 में क्या है, उच्च स्तर के प्रदूषक थे। तो हमारा जो CSC है, फुल फॉर्म इसकी क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट आई, पर्यावरण रिपोर्ट 2022। वो ये कहता है कि गंगा नदी जो कि केंद्र सरकार के नमामि गंगा मिशन के सेंटर में है, इसमें भी शीशा, लोहा, निकल, कैडमियम और आर्सेनिक का क्या है, बेहद उच्च स्तर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, ये कह रहा है प्रदूषण के लिए जो निगरानी किए गए थे 588 जल गुणवत्ता केंद्र, उनमें से जो कॉलीफॉर्म है और जैव रासायनिक ऑक्सीजन है, यानी कि आपका कौन सा बायोकेमिकल ऑक्सीजन है, डिमांड है, वो 21 राज्यों के 239 और 88 स्टेशनों में ज़्यादा थी। तो ये डाटा तो आपको याद नहीं रखना है, बट जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड है ये हमें पता होना चाहिए आखिरकार क्या है।
तो देखिए, सबसे पहले तो पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSC के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या है? एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है, एक NGO है, नई दिल्ली में स्थित है। 1980 में इसको स्थापित किया गया था और ये संगठन भारत में जो पर्यावरण विकास के मुद्दे हैं, खराब नियोजन है, जलवायु परिवर्तन है, इन सब के बेहतर कार्यान्वयन के लिए काम करता है। कई बार क्या है, UPSC बहुत हिडन से कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है। जैसे इस बार के पेपर में उन्होंने IR में ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जो इतनी ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी, हम उनको उतना एक्टिव होके नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड, जिसको BOD भी कहते हैं। ये क्या है? तो देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सूक्ष्म जीवों के द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया। एरोबिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई प्रतिक्रिया हो रही है, के तहत ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जल में कार्बनिक जो पदार्थ है उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। देखिए, पानी के अंदर क्या है, बहुत सारे जीव हैं। वो जीव क्या है? कार्बनिक पदार्थों को लगातार अपघटित करते रहते हैं। इस काम के लिए उनको मेटाबॉलिज्म नाम की प्रक्रिया करनी पड़ती है। उस मेटाबॉलिज्म के लिए उनको क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उस प्रदूषकों को, उस कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए उनको जो ऑक्सीजन चाहिए वही आपका बायोलॉजिकल जो आपका केमिकल ऑक्सीजन है वो कहलाता है, BOD कहलाता है। देखिए, किसी विशिष्ट जल निकाय में जैसे सीवेज हो या पानी का कोई भी खराब ऐसा नाला वगैरह है, उसमें जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उसमें उतनी ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पाई जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको चीज़ों को अपघटित करना है उतना ही ज़्यादा आपकी मांग होगी ऑक्सीजन के लिए, राइट। तो देखिए, इसीलिए अधिक BOD की वजह से जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उनके लिए जो उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। भाई, जितनी भी ऑक्सीजन पानी में घुली हुई थी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो तो पदार्थों को अपघटित करने में चली गई। तो जो बड़े जीव हैं, मछली वगैरह, उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, उनके लिए मात्रा कम हो जाती है, तो वो धीरे धीरे क्या है? मरने लगते हैं, ठीक है। और किसी भी जल निकाय के अंदर अगर जैविक प्रदूषण को आपको मापना है तो जो BOD है एक वो विश्वसनीय माप होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा भी गया है पेपर में और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इस पर देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रमुख जल प्रदूषक धातुएं कौन कौन सी हैं। अभी हमने देखिए आर्टिकल में भी पढ़ा, तो सीसा, ठीक है, तांबा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक और लोहा, ये 6 की 6 ऐसी आप कह सकते हैं धातुएं हैं जो वाटर को पॉल्यूटेड करती हैं। तो इसलिए यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? D आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? याद करने वाला क्वेश्चन है, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। ये देखिए न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने एक्चुअली एक रिमार्क किया है ऑन द कन्वर्सेशन, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस उठ गए हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई रिलीजियस कन्वर्जन यानी कि धार्मिक बदलाव या धर्मांतरण जो है वो दरअसल जब तक जबरदस्ती नहीं किया गया, फोर्स नहीं है, तब तक प्रोहिबिटेड नहीं है, तब तक वो उस पर रोक नहीं है। तो सिर्फ क्वेश्चंस उठ गए हैं कि क्या इसका मतलब अनुच्छेद 25 धर्मांतरण की अनुमति देता है? तो इस तरह के सवाल जो है उठे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, धर्म परिवर्तन निषिद्ध नहीं है यदि वो जबरन नहीं किया गया है। इसकी वजह से सवाल उठ गया है कि क्या धर्मांतरण संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित किया गया है। तो अब देखिए 25 वाले को लेकर क्या उठा है कि यद्यपि कोई व्यक्ति किसी धर्म के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करने का अधिकार रखता है, तब भी क्या अनुच्छेद 25 के तहत किसी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रचार का अधिकार भी देता है। भाई आप किसी धर्म को मानते हो, आप खूब हल्ला मचा के कहो, आप जय श्री राम बोलो, आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद को आप हेल करो, या फिर आप ईसा मसीह को हेल करो, या आप गुरु नानक जी को हेल करो, वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके रिलीजियस फ्रीडम का एक पार्ट है, राइट। लेकिन क्या आप अपने धर्म का प्रचार किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए कर सकते हैं? ये अधिकार 25 के तहत है या नहीं, इस पर सवाल उठ गए हैं। तो आखिरकार 25 कहता क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या कहती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को, भाई कोई भी हो, सभी व्यक्ति, ठीक है, उनको अंतःकरण की स्वतंत्रता, पहला कीवर्ड। दूसरा, धर्म को अबाध रूप से मानने की, दूसरा कीवर्ड। तीसरा, आचरण करने और प्रचार करने का, ठीक है, समान अधिकार होगा, और ये अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को सभी को उपलब्ध होगा। तो 3 कीवर्ड हैं। आखिरकार इन 3 कीवर्ड का क्या मतलब निकलता है, ये हमें समझना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ साथ अपने ढंग से संबंध बनाने की स्वतंत्रता है। कोई कृष्ण जिसे गोपी बनकर प्रेम करना चाहता है, कर सकता है। कोई उनका भक्त बनकर उनकी सेवा करना चाहता है, कर सकता है। कोई मस्जिद में जाकर जो है सूफी संत बनना चाहता है, बन सकता है। कोई गुरुद्वारे में जाकर किसी तरीके से पूजा करना चाहता है, कर सकता है। मतलब आप अपने भगवान को जिस रूप में मानना चाहे कि मेरा भगवान ऐसा दिखता है, मेरे भगवान के साथ ये संबंध है, आपको कंप्लीट फ्रीडम है, कोई आपको रोकने नहीं जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? धर्म को मानने का अधिकार। व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। बिना किसी से डरे आप कह सकते हैं कि भाई मैं इस धर्म को मानता हूँ और मेरे धर्म के देखिए मैं इन उसूलों का पालन करता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार मतलब धार्मिक पूजा, परंपरा, कोई समारोह। आचरण मतलब बिहेवियर, चीज़ों को करना। तो आप किसी भी तरह की अगर पूजा करना चाहते हैं, किसी तरह की पूजा पद्धति को फॉलो करना चाहते हैं, किसी तरह का समारोह आयोजित करना चाहते हैं, तो वैसा प्रदर्शन करने की आपको स्वतंत्रता है। फिर यहाँ पे बात अटक जाती है प्रचार का अधिकार। आप अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मुझे मेरे धर्म में क्या क्या अच्छी बातें लगती हैं, मैं ये लोगों को बता सकती हूँ। मेरे धर्म की जो स्टोरीज हैं जिनको मैं सच मानती हूँ, वो मैं लोगों को बता सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि देखिए मेरे धर्म में ये अच्छाइयाँ, मेरे धर्म में ये सिद्धांत है, ये मैं बता सकती हूँ। लेकिन क्या लिख रहा है? इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। इसका मतलब ये आता है, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया कि धर्मांतरण निषिद्ध नहीं है, अगर वो जबरदस्ती नहीं है, तो क्या मैं ये प्रचार कर सकती हूँ कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ क्योंकि देखो मेरे धर्म में ये बातें हैं। तो ये क्वेश्चन रेज होता है। आने वाले टाइम में क्या इस पे स्टैंड आता है वो हम देखेंगे। लेकिन लैंग्वेज इस तरीके से निकलती है कि आप प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे का धर्मांतरण नहीं करवा सकते, राइट। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, ये एक लैंग्वेज है। अनुच्छेद 25 न केवल धार्मिक विश्वासों की बल्कि धार्मिक आचरण की भी स्वतंत्रता आपको देता है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। अब ऐसा भी नहीं कि जीवन में धर्म ही सब कुछ है ना, कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे अगर सार्वजनिक व्यवस्था, जो आपका पब्लिक ऑर्डर है, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे सती प्रथा पर जो है सरकार रोक लगा सकती है कि ये आपके धर्म का पार्ट नहीं है, आप किसी को मार रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई ऐसा जुलूस निकल रहा है किसी पर्टिकुलर धर्म की द्वारा कि उसकी वजह से जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो जुलूस पर सरकार रोक लगा सकती है। आप ये नहीं कह सकते ये तो मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट। ये चीजें तो मतलब कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जो है कर सकती है, और ऐसे हस्तक्षेपों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये कुछ लैंग्वेज जो अनुच्छेद 25 के तहत लिखी हुई है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम इस पर देखिए प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या लिखा है। धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध अगर लगाया जाए तो उसको मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जा सकता। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें एक बात तो कम से कम पता ही है, हमें चाहे कितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हों, लेकिन हर फंडामेंटल राइट पर एक युक्त निर्बंधन तो लगता ही है कि भाई आपको फंडामेंटल राइट है, जाइए मौज कीजिए। लेकिन फिर सरकार पीछे से क्या कहते थे, नहीं अगर ये करेंगे इसके अंदर तो हम आपको रोक सकते हैं। तो धर्म के मामले में तो वैसे भी बहुत जरूरी है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गए।
फिर क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति के जबरन धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। आपको चाहे कुछ चीज याद हो या ना हो, भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ पे किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कराना ये तो कभी भी राइट हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट तो कभी भी ठीक हो ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, एक तरीके से सही हो जाएगी, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। अब मान लीजिए ये आपने नहीं पढ़ा है, एक बात बताइए, कोई विदेशी जो दूसरे धर्म का है वो आपके देश में आता है, तो क्या उसके धर्म की रक्षा करना हम लोगों का, हमारी सरकार का, हमारे संविधान का एक कर्तव्य नहीं बन जाता? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम यहाँ के लोगों को तो कहे आप जिस रिलीजन को मानना चाहते हैं माने, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन कोई विदेशी आए तो उसके धर्म की रक्षा ना करे, उसको कोई फोर्सफुली कन्वर्ट कराना चाहे या उस पर सिर्फ इस बात के लिए हमला हो कि वो दूसरे धर्म का है, ऐसा भी तो कभी नहीं हो सकता। तो मतलब धर्म का अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को दोनों को होगा। तो ये दो स्टेटमेंट तो ऐसी हैं, बल्कि तीनों ही, अगर आप थोड़ा सा सोचें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, तो भी आप मार्क कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली और दूसरी केवल ये स्टेटमेंट ठीक हो गई, तो इसका मतलब सी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यही जो आप कह सकते हैं ना टेक्निक, इन्हीं को बोल देते हैं, इन्हीं को ट्रिक्स बोल देते हैं, इन्हीं को एलिमिनेशन मेथड बोल देते हैं। मैं ये सब नाम नहीं यूज़ करती, मैं कॉमन सेंस यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ, आपकी पढ़ाई और उस पढ़ाई के बेस पर आपके अंदर जो कॉमन सेंस विकसित होती है, एक्चुअली बस वही ज़रूरी है। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम का तो पैटर्न बदलता रहेगा। जैसे पहले वो 1 2 3 4 5 जो है पूछते थे कि ओनली 1 2 3 2 1 3, तो लोगों ने एक ट्रिक निकाल लिया किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी ने वो भी चेंज कर दिया, वो कैसे देने लगे, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर। अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो कॉमन सेंस के साथ जो है भरोसा रखकर चलिए, इतनी पढ़ाई कीजिए कि आपकी कॉमन सेंस डेवलप हो जाए, आपके सिलेबस को लेकर, आपके एग्जाम को लेकर, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनती है, एग्जामिनर कैसे आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, इस चीज़ को लेकर एक सामान्य बुद्धि विकसित कीजिए। फिर देखिए प्रश्न कैसे हल होते हैं, यही आपको देखिए विकसित करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप संस्कृति IAS चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।